हाय फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अपने मित्रों में हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है। वीडियो को बीच में स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सामान्यतः पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की रेंज होती है। तो फ्रेंड्स, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसके सेकेंडरी की रेंज जो है 110 वोल्ट होती है। और इसमें जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये जनरली कैसा होता है, यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि मान करके चलिए कि यहाँ और यहाँ ये इस प्रकार से, इसमें दोनों के बीच में, दो चालकों के बीच में एक वाइंडिंग जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, इसको इस प्रकार से स्थापित किया जाता है। और इसकी सेकेंडरी में वाइंडिंग में फेरों की संख्या को कम रखा जाता है और यहाँ पर लगाया जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये प्राइमरी में जो पीटी होती है, इसकी प्राइमरी में फेरों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है, और सेकेंडरी में फेरों की संख्या होती है कम। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाते हैं हम एक वोल्ट मीटर। तो यहाँ से पता चलता है जिस क्षेत्र में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है उधर वोल्टेज का वैल्यू होता है ज़्यादा, और जिस क्षेत्र में फेरों की संख्या कम होती है उस साइड में वोल्टेज का वैल्यू होता है कम। तो फ्रेंड्स, याद रखना, जो आपकी पीटी होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा और तार पतला होता है। तार कैसा होता है, पतला तार होता है। और सेकेंडरी में तार होता है मोटा, फेरों की संख्या होती है कम। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, इसकी सेकेंडरी जो है 110 वोल्ट के लिए डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेडिएटर को संक्षारण से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, याद रखना, वैसे जनरली जो अन्य जैसे पोल, टावर, खंबे ये रहते हैं, इनके सबके ऊपर जो लेप लगाया जाता है ये जनरली जिंक का लगाते हैं, परंतु रेडिएटर में ऐसा नहीं है। रेडिएटर के आंतरिक भागों में इसको संक्षारण से या क्षरण से बचाने के लिए इसके ऊपर टिन जो होता है, SN होता है इसका सिंबल, टिन का लेप लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर को हम इंजन में, जो इंजन होता है, इंजनों में और ट्रांसफार्मर में कूलिंग सिस्टम के लिए इस रेडिएटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, रेडिएटर का उपयोग कूलिंग सिस्टम में किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर होगा आपका ए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकतम परावैद्युत का माध्यम क्या है। तो यहाँ परावैद्युत से मतलब होता है, जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर लिखा है, परावैद्युत से मतलब होता है यहाँ पर कुचालक पदार्थों से। किन पदार्थों से? तो फ्रेंड्स, कुचालक जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों से परावैद्युत का मतलब होता है। तो इनमें सभी में हम लोग देखेंगे जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, जो कुचालक पदार्थ है, इसमें से सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ कौन सा होता है? माइका होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे अच्छा परावैद्युत जो माध्यम होता है वो माइका होता है। जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो माइका के कैपेसिटर सबसे ज़्यादा वैल्यू के सबसे छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर माइका भर दिया जाता है और ये दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, गिलबर्ट किसकी यूनिट है या गिलबर्ट किसका मात्रक है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है इसको, जो चुंबकीय वाहक बल होता है जिसको हम MMF के नाम से जानते हैं, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, MMF के नाम से जिसको जाना जाता है, यही होता है गिलबर्ट। इसका एक अन्य भी मात्रक होता है, MMF को हम फ्रेंड्स जानते हैं एम्पियर टन के नाम से। इसी एम्पियर टन को हम गिलबर्ट भी कहते हैं। एक गिलबर्ट इक्वल टू एक एम्पियर टन होता है। तो फ्रेंड्स, ये एम्पियर टन कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। यहाँ पर जान करके चलिए कि कोई एक परिनालिका बनाते हैं, एक परिनालिका यहाँ पर है, और इस परिनालिका पर मान करके चलिए कि इस हिसाब से बहुत सारे फेरे लगाए गए हैं।
जब ये बहुत सारे फेरे यहाँ पर लगाए गए हैं परिनालिका के ऊपर, तो इस यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर धारा प्रदान की गई, जब धारा प्रदान करेंगे तो इसमें फ्लक्स जनरेट होने लगेगा। तो इस क्षेत्र में बनेगा आपका एन पोल, इधर बन जाएगा एस पोल, इधर से फ्लक्स निकल करके इस एरिया में जाएगा, इधर से निकल करके इस एरिया में जाएगा। तो ये पोजीशन, जब यहाँ पर धारा जो प्रदान की गई, धारा प्रदान करेंगे और यहाँ पर फेरों की संख्या एन और यहाँ पर धारा आई हो जाएगी, तो इससे जो है ये फ्लक्स के रूप में फोर्स निकलेगा, बल निकलेगा, जो कि होगा चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, जो चुंबकीय वाहक बल होगा, ये चुंबक को ले जाने वाला बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बल किसके कारण उत्पन्न हुआ, ये फेरों की संख्या और ये धारा, तो इन दोनों के कारण ये बल उत्पन्न हुआ। तो इस बल को एफ के नाम से जाना जाता है और ये बल जो होता है एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, जो एम्पियर टर्न मात्रक है ये भी किसका है, एमएमएफ का है, चुंबकीय वाहक बल का, जबकि गिलबर्ट भी इसी का ही मात्रक है, एमएमएफ का। फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टेस्ला किसके बराबर है। फ्रेंड्स, याद रखना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहा जाता है। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक टेस्ला। ये फ्रेंड टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, इसी का मात्रक होता है टेस्ला। अब ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये किस हिसाब से बन गया दोस्तों, याद रखना, एक लड़का था, ये बीए में पढ़ता था और इसको नंबर मिले 0, तो इसने गुस्से में उस 0 को काट दिया। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर यूज करेंगे, तो ये b इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/a। जो फ्लक्स का मात्रक होता है ये फ्रेंड्स वेबर होता है और ये हो गई आपकी एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोग ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो b को जान सकते हैं, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है और यही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक टेस्ला। तो याद रखना है फ्रेंड्स, दोनों कौन सी, टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व b की इकाइयाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्किन इफेक्ट के बढ़ने से लाइन के चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, त्वचिक प्रभाव जो होता है इसके बढ़ने से लाइन के चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। त्वचिक प्रभाव क्या होता है, जैसे मान करके चलिए ये कोई चालक है, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी के कारण सतह पकड़ करके चलने लगते हैं। जो केंद्र की अपेक्षा सतह पर जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनको क्या कहा जाता है कि यहाँ पर स्किन इफेक्ट का प्रभाव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, स्किन इफेक्ट केवल फ्रिक्वेंसी के कारण सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है और ये केवल एसी की ट्रांसमिशन लाइनों में होता है और ये डीसी लाइनों पर स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी का वैल्यू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्किन इफेक्ट जो है लिखा है, स्किन इफेक्ट बढ़ने से लाइन के चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, लाइन के चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ट्रांसमिशन लाइन में बिजली की हानि निर्भर करती है, तो एक ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस है ये किसके ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये धारा पर, वोल्टेज पर और भंवर धारा पर, इन पर सभी पर ये जो है निर्भर करता है। ठीक है, बिजली की हानि मतलब पावर लॉस इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, किस डिजाइन में टर्न कम होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस लिखा है, किस डिवाइस में टर्न कम होते हैं। तो फेरों की संख्या ऐसी कौन सी यहाँ पर डिवाइस है जिसमें फेरों की संख्या कम होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एनर्जी मीटर जब हम बनाते हैं तो इसमें जो पीसी होता है, ठीक है, जो पीसी होता है इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा और सीसी में फेरों की संख्या कम होती है। तो यहाँ लिखा है ऊर्जा मीटर के पीसी में यहाँ कम फेरों की संख्या पूछी गई, ये सीसी होता है और ये पीसी होता है। इसमें फेरों की संख्या कम है जबकि पीसी में फेरों की संख्या ज़्यादा है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला दिया गया है ऑप्शन, पीटी के सेकेंडरी में जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसके प्राइमरी में फेरों की संख्या दोस्तों अधिक होती है, जबकि सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होती है और 110 वोल्ट के लिए इसकी पीटी डिजाइन की जाती है। तो यहाँ पर पीटी के सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होती है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट दिया गया, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर
के सेकेंडरी में। तो फ्रेंड्स याद रखना, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है इसके प्राइमरी में और सेकेंडरी में फेरों की संख्या इक्वल होती है। ठीक है, तो ये भी इस नाते गलत हो जाएगा। शंट मोटर की शंट फील्ड में, तो फ्रेंड्स याद रखना, जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर की शंट फील्ड में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी फेरों की संख्या ज़्यादा है, ये दोनों इक्वल होता है, सस्पेंशन में है। जबकि पीटी के सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, त्वचिक प्रभाव बढ़ता है जब, स्किन इफेक्ट कब बढ़ेगा? फ्रिक्वेंसी के बढ़ने पर। फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, आवृत्ति बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर, ये भी सही है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन यहाँ पर डबल बार हो गया है, तो याद रखना ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट है, या हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में एनर्जी का संग्रह किसके द्वारा करना होता है? तो एनर्जी का संग्रह किसके द्वारा हो जाता है? तो आप लोगों ने एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब एनर्जी हम लोग एकत्रित करते हैं, E = 1/2 CV² होता है। ठीक है, ये होता है कैपेसिटर और ये होता है वोल्टेज। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं E = 1/2 LI²। तो यहाँ देखते हैं हम एल और सी के कारण एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जबकि आर के कारण एनर्जी स्टोर ना होकर के एनर्जी का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फ्रेंड्स, हाई ट्रांसमिशन लाइन की करंट मापने के लिए कितने रेंज की सीटी लगाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, जो हाई ट्रांसमिशन होता है उसके लिए 1 एम्पियर की सीटी लगाई जाती है। लो ट्रांसमिशन के लिए जो है वो 5 एम्पियर की सीटी लगाई जाती है। यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये सीटी क्या है? इसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस सीटी को सप्लाई लाइन के किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। और जबकि पीटी होती है, जो पीटी होती है, पीटी को सप्लाई लाइन के समांतर में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत शक्ति तंत्र में आवृत्ति में परिवर्तन का परिवर्तन का मान्य है। तो मतलब जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे मान करके चलिए यहाँ इंडिया में 50 Hz होती है, ये प्लस माइनस कितने % यहाँ पर होता है? तो दोस्तों याद रखना, इंडिया में जो है ±3% की फ्रिक्वेंसी मान्य होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है, दिए गए चित्र में एक्स स्थान पर क्या है? तो ये जो है यहाँ पर आपका एक्स का निशान लगाया गया है। इसको पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ बोला है कि बुशिंग इंसुलेटर, ये किसी डिवाइस में लगता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के साथ में सीटीपीटी है, इसमें भी बुशिंग इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर में भी कर लेते हैं। पोस्ट इंसुलेटर यहाँ पर दिया गया। अगला दिया गया स्ट्रेन इंसुलेटर, तनाव प्रारूपी जिगजैग, ये इंसुलेटर नहीं होता है फ्रेंड्स। पोस्ट इंसुलेटर आपका राइट आंसर हो गया। स्ट्रेन इंसुलेटर का हम स्थान स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग हम ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर लाइन को खिंचाव रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब होता है तनन या तनाव विद्युत रोधक। तो इसको इस रूप में उपयोग में लाया जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर को खिंचाव के रूप में। ये स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ पर स्थापित किया जाता है? फर्स्ट पोल, एंड पोल और टर्निंग पोल। तो दोस्तों याद रखना, फर्स्ट पोल, एंड पोल और टर्निंग पोल पर स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ये लाइन को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स कम वोल्टेज के लिए लाइन को मोड़ने के लिए हम साइकिल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, जबकि उच्च वोल्टता के लिए हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, इंडक्शन को पैदा करने के लिए इंडक्शन को मापने के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है? इंडक्शन को मापने के लिए किस ब्रिज का उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स याद रखना, यहां पर लिखा है मीडियम इंडक्टेंस के लिए मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग करते हैं और हाई इंडक्टेंस के लिए हे ब्रिज का उपयोग करते हैं। बीन ब्रिज के द्वारा इंडक्टेंस को नहीं मापा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, ये कोई भी सही नहीं होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके राइट हैं। ठीक है, हाई इंडक्टेंस के लिए हैवी साइड ब्रिज जो होता है ये फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्शन के लिए होता है, और मैक्सवेल ब्रिज जो है वो
मैक्सवेल ब्रिज जो है वो मीडियम इंडक्टेंस के मापने के लिए होता है, जबकि ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन के मापने के लिए। यहाँ शब्द म्यूचुअल का नाम नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, देख लेंगे इसको बारीकी से। यहाँ पर केवल इंडक्शन का नाम दिया गया है, तो इंडक्शन को मापने के लिए हम इसका और इसका दोनों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ केवल इंडक्शन दिया है, इसलिए इंडक्शन मतलब इंडक्टेंस जो दिया है, इसलिए यहाँ पर केवल मैक्सवेल ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हैवी साइड ब्रिज का उपयोग जो है हम म्यूचुअल इंडक्शन को मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उपयोग न करके हम मैक्सवेल का उपयोग करते हैं। बीन ब्रिज के लिए हम फ्रिक्वेंसी और धारिता, आवृत्ति और धारिता को मापने के लिए हम बीन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग याद रख सकते हैं, एक शब्द लिखे यहाँ पर अवध, जैसे ये अवध लिखा गया, इसका मतलब हो गया ये आवृत्ति हो गई फ्रिक्वेंसी, और ये हो गई धारिता कैपेसिटेंस, ये हो गया आपका कौन सा बीन ब्रिज। तो बीन ब्रिज के द्वारा आवृत्ति और धारिता का मापन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसमिशन लाइन के कितने पैरामीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के जनरली 3 पैरामीटर होते हैं, एक का नाम आर, एल और सी। ये आर, एल, सी 3 पैरामीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें सी पैरामीटर को केवल 80 किलोमीटर से कम के लिए इसको नगण्य माना जाता है, जबकि ये शुरू से एंड तक सभी में मान्य होते हैं। 80 किलोमीटर की ऊपर की लाइनों में तीनों पैरामीटर कार्यरत होते हैं। फ्रेंड्स, पैरामीटर को हम स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरांक भी कहते हैं, इन्हीं को कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन सी आकृति दर्शाई गई है। फ्रेंड्स, इन इंसुलेटरों को आप पहचान रहे होंगे। ये जो इंसुलेटर यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये फ्रेंड्स कौन से इंसुलेटर हैं? ये गे या स्टे, STAY, स्टे इंसुलेटर को भी जानते हैं। इन इंसुलेटर को स्टे इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है या गे इंसुलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1 वोल्ट किसके समान होता है। तो 1 वोल्ट होता है फ्रेंड्स जूल प्रति कूलाम के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दिए गए चित्र में कौन सी आकृति दिखाई गई। तो यहाँ दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है जैसे कि ये कम्यूटेटर लगा है, परंतु ये कम्यूटेटर नहीं है, कम्यूटेटर का ही ये पूर्वज है। इसको स्प्लिट रिंग के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है। स्प्लिट रिंग के नाम से जाना जाता है। ये इंसुलेटर नहीं है फ्रेंड्स, ये स्प्लिट रिंग के नाम से जाना जाता है। इसको बनाया जाता है किससे? कॉपर से इसको बनाया जाता है, और ये एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है ये भी, ठीक है। तो जो स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग को 2 भाग या 4 भाग में काट दिया जाए, तो 2 भाग या 4 भाग में कटा हुआ स्लिप रिंग ही स्प्लिट रिंग कहलाता है। और ये स्प्लिट रिंग का कार्य है AC सप्लाई को DC सप्लाई में रूपांतरित करना, या फिर DC सप्लाई को AC सप्लाई में रूपांतरित करना स्प्लिट रिंग का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर स्लिप रिंग लगा दिए जाए, ठीक है, स्लिप रिंग अगर होता तो समान सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये AC टू AC होता है और DC टू DC उपयोग में लाए जाते हैं। ये स्लिप रिंग जो है फास्फोर ब्रांच के बने होते हैं, जबकि स्प्लिट रिंग कॉपर के बने हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, आकृति में जो दर्शाई गई आकृति है ये स्प्लिट रिंग की है, ये स्प्लिट इंसुलेटर नहीं है, स्प्लिट रिंग की है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। स्प्लिट रिंग यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अगला दिया गया है, स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर की टेपिंग कितने प्रतिशत पर होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, √3/2 × 100, तो इसको हम निकाल करके जब देखते हैं तो ये √3 का मान आएगा 1.732/2 × 100। तो यहाँ पर हम अगर 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 86.6 इतना आएगा 0.866 इतना आएगा। इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 86.6%। तो ये जो टेपिंग किया जाता है फ्रेंड्स, ये कितने पर किया जाता है? 86.6% पर टेपिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन सी आकृति दर्शाई गई है। यहाँ पर लिखा है स्प्लिट इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, सस्पेंशन, और क्या लिखा है? गे इंसुलेटर। तो ये स्प्लिट इंसुलेटर है नहीं, रील है नहीं, और ये गे है नहीं, ये सस्पेंशन इंसुलेटर है। यहाँ पर लाइन को झूला के रूप में झुलाया जा रहा है, ठीक है। जो स्ट्रैंड इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क जो है वो कैसी लगती है? क्षैतिज रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट कुछ आगे यहाँ पर ट्रिक दिया गया है लाली।
जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है लाली, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका मतलब क्या है, ये LALEA यहाँ पर लिखा है। तो फ्रेंड्स जनरली से इसको याद किया जा सके इसलिए मैंने इस प्रकार से इसको डाल दिया। ये शब्द अपना याद रखना, किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। LA का मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर, LEA का मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर का निर्धारण हम वी वक्र में कैसे करेंगे और एंटी वी वक्र में कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है। जैसे मान करके चलिए ये वी वक्र बन गया, ये यहाँ पर आर्मेचर धारा बन गई और ये बन गई क्षेत्र धारा, IF होती है। यहाँ पर जब वी वक्र बनेंगे तो कुछ इस हिसाब से वी वक्र बनते हैं। अब इसमें किस साइड में, हम दाएं साइड में या बाएं साइड में, लैगिंग और लीडिंग हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका LA होता है, यहाँ पर LEA होता है, सीधे ही लिख दिया लाली, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया लैगिंग पावर फैक्टर, ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर, और यहाँ पर होता है फ्रेंड्स यूनिटी पावर फैक्टर। ये लाइन जो खींची जाती है ये यूनिटी पावर फैक्टर की होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो वी वक्र है आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच में बनता है। अब बात आती है कि नेक्स्ट की एंटी वी वक्र की। तो एंटी वी वक्र जो है, ये एंटी वी वक्र जो है ये भी लैगिंग और ये लीडिंग के बीच में होता है। जो एंटी वी वक्र होता है फ्रेंड्स, ये पावर फैक्टर cos फाई और फील्ड धारा क्षेत्र धारा के बीच में बनता है। पावर फैक्टर और क्षेत्र धारा के बीच में बनाया जाने वाला वक्र क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स एंटी वी वक्र कहलाता है। तो वीडियो कैसा लगा आज का दोस्तों हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एक बार लाइक तो बनता है, शेयर करें, थंब करें। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप लोग हमको प्यार देंगे उतना हमको अच्छा लगेगा और हम आपको कंटिन्यू एक अच्छे वीडियो बना करके देता रहूँगा। और मंडे मिक्स हमारा मंडे को मिक्स 50 क्वेश्चन का वीडियो आता है, तो उसको देखना तो कभी मत भूलिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चुनिंदा रहते हैं जो परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स पर डे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और जीके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, ठीक है। जीके के क्वेश्चन भी रहते हैं, करंट अफेयर कंटिन्यू चलता है। तो वीडियो को देखना मत भूलिए, हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग है, जीके है, टेक्निकल है, सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। इस सीरीज के जितने भी वीडियो चाहिए आपको सब के सब वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।